10 सवाल, 10 सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड सवाल आपके मोशन चैप्टर से। आज यहां हम एसेशन रीजनिंग भी करने वाले हैं, एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आज पूरा मिक्स एंड मैच पैकेज है। लेकिन ये जो 10 सवाल है, आप ऐसे समझो कि ये 10 सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीधा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। विद इन 20-25 मिनट्स इस पूरे सेशन खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 ही सवाल है और एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव केस बेस सब कुछ मिलाकर है। तो पूरे शिद्दत से करते हैं और समझ लो कि भाई ये आपका एक पेपर है जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी है और जनरल क्वेश्चंस भी है। चलिए शुरू करते हैं, फिर आ जाइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं तो आपसे मिलता ही रहूंगा फिर, है ना, हर सेशन में, है कि नहीं। तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड अभी के अभी और मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो चलो भाई साहब, ये आ गया। हाँ, स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या है सवाल भाई? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस आर है, मूव कर रहा है। मान लो कि भाई आपके यहाँ पर एक घोड़ा चल रहा है। ठीक है, वाह सर क्या घोड़ा बनाया है ना। तो घोड़ा भाई ऐसे सर्कुलर आर्क में चल रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है। अब द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। आधे सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मान लो अगर ये इस घोड़े का स्टार्टिंग पॉइंट था पॉइंट ए, आधा सर्कल मतलब ये हो जाएगा पॉइंट बी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। यानी कि इस दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ये तो भाई उस सर्कल का डायमीटर बन जाता है। डायमीटर मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आपका डायमीटर हो जाता है 2r, है ना। डिस्टेंस बिकम्स 2r। तो 2r आपका ऑप्शन सी बिकम्स दी परफेक्ट करेक्ट आंसर, है ना बेटा। बहुत बढ़िया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं टू दी सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. This is a very brilliant question, बहुत बार आ चुका है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो बनेगा वो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, डिस्टेंस डिनोट होता है d से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट न्यूमरेटर में है, डिस्टेंस आपका डिनोमिनेटर में है। अब हमें समझना है कि भाई कब कोई वैल्यू लेस देन 1 होती है, कब इक्वल टू 1 होती है, कब मोर देन 1 होती है, और कब इक्वल और लेस देन 1 होती है। कब होता है ये सेम सीन? जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तब ये वैल्यू इक्वल टू 1 होगा, है ना। ये तब इक्वल टू 1 होगा जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू के होंगे। ये होगी लेस देन 1, है ना, ये होगी लेस देन 1 अगर आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो 5/10 है तो 0.5 हो जाएगा, करेक्ट, वैसे ही। और ये होगी ग्रेटर देन 1 अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो 20/10 2 हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है जो न्यूमरेटर में है, वो डिनोमिनेटर जो डिस्टेंस है उससे बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है, क्या बराबर होता है, हमें पता नहीं। तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम द डेफिनेशन। वी ऑल नो दैट द डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ईदर इक्वल टू डिस्टेंस और ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस, इट इज नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस। तो न्यूमरेटर यहां पर या तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, डिनोमिनेटर के, या तो फिर लेस देन हो सकता है, लेकिन कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1 फॉर दिस रेशियो, है ना। सो इक्वल और लेस देन 1, ऑप्शन डी बिकम्स द परफेक्ट आंसर। यो क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन्स। 4 cars A, B, C and D, ठीक है, आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सवाल है भाई, यहाँ पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये तो इतना कॉमन हो गया, इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी पे भी है ये, तो आप लोगों को तो पता ही होगा इसका जवाब क्या होना चाहिए, है ना। कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड देता है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। तो हमें पता है कि भाई जो ग्राफ सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वो होगा मैक्सिमम स्पीड वाला, जो ग्राफ सबसे छोटा ऊंचा होगा वो होगा इसका सबसे लीस्ट स्पीड वाला। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई साहब सी जो सबसे ज्यादा ऊंचा है, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ग्राफ समझते हो तो वो और इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी ने सबसे कम टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो इट्स स्पीड मस्ट बी मैक्सिमम। और जहां पर हम बी की बात करते हैं, बी ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है और सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बी इज द स्लोएस्ट। अब बात करते हैं ऑप्शंस में क्या है। कार ए इज फास्टर देन कार डी,
नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, क्योंकि कार ए ने इतना वक्त लिया है और इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट कार डी हैज टेकन लेस अमाउंट ऑफ टाइम बट हैज ट्रैवल्ड मोर देन ए। सो कार डी का जो स्पीड है वो ए से ज्यादा है। कार डी इज फास्टर देन कार सी? नो, कार सी इज द फास्टेस्ट। कार सी इज द स्लोएस्ट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, कार सी इज द फास्टेस्ट अगेन। कार बी इज द स्लोएस्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट, कार बी इज द स्लोएस्ट कार यहां पर। तो अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता हो या ना हो, ग्राफ देखकर तो पता लगा सकते हो, क्योंकि ग्राफ तो आपने 8th ग्रेड से शुरू कर दिया था करना मैथमेटिक्स में, तो ग्राफ देखकर वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन पीपल, हियर वी गो। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका हुआ है। अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं एंड पॉइंट ऑफ एज पोजीशन एज ओरिजिन, और अगर मान लो कि भाई जहां से हमने फेंका हुआ है उसको ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, मान लो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और ग्राउंड पे खड़े होकर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो अब मुद्दा यहां पर ये आता है द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन इट इज एट अ हाइट h। ठीक है, तो हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, वो मैक्सिमम हाइट तक गया, हाइट h तक गया, ड्यूरिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी विल बी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होगा। तो जैसे ये सवाल आता है ना, तो बच्चे, जैसे आपने भी सोचा होगा सर ऊपर जाते हुए पॉजिटिव होगी डिस्प्लेसमेंट, नीचे आते हुए नेगेटिव होगी, ये सोचा आपने, है ना, तो आप क्या करोगे, जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव ऑप्शन बी कर दोगे, जो गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत? अगर आप एक पॉइंट ग्राउंड में, अगर मैं ग्राउंड में खड़े होकर ऊपर फेंक रहा हूं, तो ऊपर से नीचे आते तक डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव होगी, जब वो ग्राउंड में वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अगर वो ग्राउंड से भी नीचे जाता है तब जाकर नेगेटिव होगी ना, बात समझ रहे हो। अगर यहां पर मेरा पॉइंट O है, अगर मैं इस तरफ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ठीक है, अगर मैं इस तरफ आया तभी तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो अगर मैं जो भी करूं इस डायरेक्शन में वो तो पूरा का पूरा पॉजिटिव ही होगा, वापस आ जाता हूं तो जीरो हो जाएगा, और इसके आगे गया तब तो नेगेटिव होगी ना, है कि नहीं। तो ये समझना है हमें कि भाई ओरिजिन के ऊपर कुछ भी जो हो रहा है वो सब जगह पॉजिटिव है, तो ऊपर जाते वक्त भी नीचे आते वक्त भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग से बताता हूं आपको, ठीक है। मान लो ये जो आपका हाइट है वो 10 मीटर का है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ऊपर जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 10 मीटर। अब नीचे आते वक्त मान लो कि मैंने आपको इस पॉइंट पे रोक दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई अब देखो अब देखो आपका जो ये हाइट है वो ग्राउंड से 5 मीटर पर है, अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे सर द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज 5 मीटर सर, तो 5 मीटर है सर, तो अभी भी तो वैल्यू पॉजिटिव ही होती है ना, पॉजिटिव 5 मीटर होती है ना, कुछ और होती है। तो आप क्या करोगे इन जनरल, आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ 10 मीटर तो पॉजिटिव 10 मीटर, और नीचे की तरफ 5 मीटर तो -5 मीटर, तो +10 और -5 +5 मीटर ही होता है ना, करेक्ट। So in terms of vector calculation also it comes as positive only. I hope you guys got the idea. So the answer to this question should be positive and positive. A very tricky question to answer. ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, और ये तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही झट से कर लोगे, बट देखते हैं, ठीक है। The velocity time graph of an SUV is given below. एक गाड़ी का SUV कार है ना। The mass of the SUV is 1000 kg, 1000 kg का SUV है। What is the distance traveled by the SUV इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, पहले 2 सेकंड में, ये जो टाइम है आपको दिख रहा है, पहले 2 सेकंड के अंदर एसयूवी ने कितना ट्रैवल किया हुआ है। वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको हमेशा उस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो आपका 2 सेकंड तक ये वाला ग्राफ बना हुआ है ना, तो इसके अंदर जितनी एरिया उसको आप निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगी भाई डिस्प्लेसमेंट। तो भाई एरिया क्या है, क्या ये ट्राइंगल है, तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल ABE का एरिया निकालो, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब यहाँ पर बेस कितना है, AE है, तो AE इंटू हाइट कितनी है, BE है, BE हाइट है, ठीक है। अब इस पर वैल्यू डालो, तो हाफ AE कितनी है भाई, AE तो 2 होती है, और BE कितनी है, B आपका मीटर पर सेकंड में तो बराबर है 15 होती है, ठीक है। तो 2 कट गया, वैल्यू बच जाती है 15 मीटर। क्या बच जाती है? 15 मीटर, 15 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, डन एंड डस्टेड, ठीक है। अब यही चीज आपको पहले 5 सेकंड के लिए पूछ सकता है, पहले 6 सेकंड के लिए पूछ सकता है, तो आपको बस एरिया अंडर द कर्व निकालनी। तो आप क्या निकालोगे, पहले इसमें ट्राइंगल का निकालोगे, फिर इस रेक्टेंगल का निकालोगे, फिर एंड वाला ट्राइंगल का निकालोगे, फिर तीनों को ऐड कर दोगे, तब आपका टोटल एरिया बन जाएगा आपका।
वेरी कॉमन क्वेश्चन टू गो विथ। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन हियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एसेशन रीजनिंग का है। चलो बच्चों रेडी हो जाओ एसेशन रीजनिंग करने के लिए। अब आने वाले कुछ सवाल होंगे एसेशन रीजनिंग के, तो आने वाले मेरे ख्याल से 3 सवाल एसेशन रीजनिंग होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो सकता है अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड में मूव हो रहा है तब भी। इवन इफ मैं कांस्टेंट स्पीड में मूव हो रहा हूं तब भी मैं एक्सेलरेट कर सकता हूं, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, क्या वो सही है कि गलत, पहले आपको जानना है। विथ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन। जो रीजन है वो आपको एक क्लियर कट हिंट दे रहा है, और मेरे हिसाब से इसका जो सही जवाब है वो ए होना चाहिए। ठीक है, क्यों? चलो याद करते हैं इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, आप जानते हो। क्यों होता है एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि भाई मान लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि भाई स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्या आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में आपके ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर सिंगल कदम में बदलता है, हर सिंगल पॉइंट में आपका डायरेक्शन बदलता है। अगर आप खुद खड़े होकर अब ऐसे सर्कुलर मोशन में चलोगे तो आप हर एक कदम में अलग अलग डायरेक्शन में देखोगे, इंडिकेटिंग कि आपका डायरेक्शन हर कदम बदल रहा है। और अगर आपका डायरेक्शन बदल रहा है तो यू नो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने से उसकी वैल्यू बदलेगी। तो अगर वेलोसिटी बदल रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है। तो हाँ भाई, एक स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से भी आपका एक्सेलरेशन यहां पर हो सकता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, अगर यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी लिखता तो फिर आप कह सकते कि हाँ भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कांस्टेंट स्पीड लिखा है तो वो ट्रू है। ठीक है, और वही रीजन यहां पर दिया भी गया है, विथ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन। बस डायरेक्शन बदल तो तब भी एक्सेलरेट हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बराबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, assertion velocity versus time graph of a particle in uniform motion along a straight path is a line parallel to the time axis। भाई साहब, एक velocity time graph है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि भाई ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन वाला जो ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो एक ऐसा ग्राफ होता है जहां पर पैरेलल होता है एक्स एक्सिस से, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वक्त के साथ नहीं बदलती है। तो बिल्कुल सही, तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। In uniform motion, the velocity of a particle increases as the square of the time elapsed. Okay? In uniform motion, the velocity of a particle increases as the square of the time elapsed. नहीं, नहीं, वो तो फिर accelerated motion हो जाएगा ना। Uniform motion में ऐसा नहीं होता है। Uniform motion में आपका velocity of a particle increases as the square of the time elapsed. नहीं, टाइम का स्क्वायर हो रहा है तो फिर वो एक्सेलरेशन होता है, वो वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ट्रू है और रीजन फॉल्स होना चाहिए। तो यस है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, बट एक्सेलरेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू इन दिस पर्टिकुलर केस। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो हाँ, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि भाई आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। The displacement of an object can be either positive, negative or zero, which is an absolutely true statement. You know that, है ना? Displacement negative भी हो सकती है, zero भी हो सकती है, positive भी हो सकती है, क्योंकि आपका displacement एक vector quantity है। और displacement has both the magnitude and direction, that is, it's a vector quantity. तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। और इसी के साथ आपका सेशन रीजनिंग खत्म होता है। अब एक सवाल करेंगे सब्जेक्टिव सवाल, जो दमदार सवाल होगा, और जो एक्सेलरेशन से उठाया है मैंने, क्योंकि एक्सेलरेशन के सवाल बहुत कॉमन है इस चैप्टर से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे आखिरी सवाल, दैट इज योर केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव सवाल क्या है भाई? अ बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो आपका एक सैंड बॉक्स है, ठीक है, ये एक सैंड बॉक्स है, सैंड बॉक्स में सैंड भरी पड़ी है, ठीक है, इसमें आकर एक बुलेट 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से आकर धंस जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, एंड में जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि रुक गया ना जाकर बुलेट। ठीक है, अब क्या है, एंड पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो बुलेट है वो 6 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है। कहां तक भाई? 6 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है और रुक जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट है आपके बुलेट का 6 सेंटीमीटर। कितना भाई? डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर। यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर दो इसे, तो बन जाता है 0.606 मीटर।
क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 0.06 मीटर हो गया। फाइंड दी डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, क्लियरली मेंशन है कि भाई यहां पर बुलेट डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो डी एक्सेलरेशन निकालो। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वक्त नहीं दिया हुआ है, तो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करोगे आप? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप इस्तेमाल करने वाले हो वो फॉर श्योर होगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पर v स्क्वायर आपका हो गया 0, u स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू माइनस 2as, है ना, माइनस मैंने वहां भेज दिया। तो आपको निकालना है यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। मुझे माइनस भेजने की जरूरत नहीं थी वहां पर एक्चुअली, क्योंकि भाई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s मैंने भेज दिया, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 है, तो 20 इंटू 20 स्क्वायर है ना, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.06, ठीक है, बराबर हो गया। तो 2 1 2 10, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है माइनस 200 डिवाइडेड बाई 0.06। और आप क्या कर सकते हो, आप ना ये 2 0 भी इसको दे सकते हो, तो बन जाता है ये -2 0 और 2 0 डिवाइड बाई 6, तो 20,000 बाई 6 हो जाता है। 20,000 बाई 6 क्या होता है? प्रॉब्ली ये हो जाता है माइनस 6 3 18, और ये चलता जाएगा मेरे ख्याल से 333.33 करके जाता रहेगा ये, है ना, बराबर से। यस, ये हो जाता है आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन सोल्यूशन बहुत इजी, बस वो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फिर तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया, तो या वी हैव द करेक्ट आंसर, यस, माइनस 3333.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बहुत बढ़िया गाइस, फैंटास्टिक पीपल। मूविंग टू द लास्ट एंड फाइनल केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बट बिफोर आई गो फॉरवर्ड फॉर द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू एनकरेज यू गाइस टू गो फॉरवर्ड एंड चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन, जिसमें सिर्फ एक लिंक है जहां पर हम सारे प्रैक्टिस पेपर्स क्लास 9 के लिए along with all the session notes, along with all the famous series with their session notes and video links हमने डाल दिया है फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको जाना है, वो शीट चेकआउट कर देनी है, वो क्लास 9 के लिए खजाना है। इतना कंटेंट शायद किसी ने आपको नहीं दिया होगा, तो जाइए लिंक पे क्लिक करिए और चेकआउट करिए अभी के अभी, एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम ऑफ इट। अगर आप 9th में परेशान हो, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, दैट वन सिंगल शीट इज इनफ टू चेंज योर लाइफ। लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। तो भाई साहब, केस बेस्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहले ही हम भाई केस हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी गए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें केस पढ़ लेना चाहिए। सपोज द बॉय फर्स्ट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट 100 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स पहला, ठीक है। इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू द शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, and then runs a distance of 100 meters again in 50 seconds in the reverse direction from the shop to reach book back home from where he started। तो जाते वक्त भी और आते वक्त भी स्पीड सेम है बंदे का, क्योंकि 100 meters in 50 seconds that is 2 मीटर पर सेकंड, और वापस आते वक्त भी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वापस आते वक्त भी उसने 50 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लिया, तो स्पीड दोनों में कांस्टेंट है। अब सवाल क्या है, निकाल दिया हमने स्पीड ऑफ द बॉय 2 मीटर पर सेकंड, है ना, निकाल दिया हमने ऑलरेडी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉय। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा सर, जब आप बताओ, What is going to be the velocity of the boy? जो बच्चे बोल रहे हैं सर 2 मीटर पर सेकंड होगा, नहीं, यहां पर velocity of the boy is 0, क्योंकि यहां पर मेंशन नहीं है कि find the velocity of the boy from shop to home और home to shop। अगर वो इंडिविजुअल होता तो आप 2 मीटर पर सेकंड बोलते, लेकिन यहाँ पे जनरली पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉय जाते वक्त भी, आते जाकर वापस आते तक आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंस फ्रॉम होम टू शॉप एंड शॉप टू होम द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, बिकॉज फ्रॉम जहां से उसने शुरुआत की थी वापस वो वहीं पर आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, आपका वेलोसिटी 0 हो जाता है। द आंसर शुड बी 0 मीटर पर सेकंड। करेक्ट। क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन। A boy is sitting on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. This means that the boy is वो मेरी गो राउंड होती है ना, जिसमें घोड़े लगे होते हैं और बच्चा बैठ के ऐसे घूमता रहता है, तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड का। तो भाई इसमें क्या केस होगा, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑफ कोर्स नॉट भाई, वो घूम रहा है, रेस्ट पे कैसे है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। Is an accelerated motion? Yes. Moving uniform velocity? No. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने ये पिछले सवाल में इसको क्लियर भी और प्रूव भी कर दिया था। ये रहा आपके सामने आपका आखिरी सवाल, जिसका जवाब मुझे चाहिए होमवर्क सेक्शन में, जो है आपका कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए होमवर्क का, और मुझे बताना कि भाई क्या आपको ऐसे ही टॉप 10 क्वेश्चंस इन द सेम एग्जैक्ट पेपर पैटर्न
आपको बाकी चैप्टर्स के लिए भी चाहिए। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट्स हो जाते हैं कि हाँ सर चाहिए 100 कमेंट्स, ठीक है, और कम से कम 200 लाइक्स हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए अभिषेक सर वो सेशन ला देंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this, Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will definitely catch you guys in the next धमाकेदार session. Peace people.